हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे थे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक से वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या और प्रश्न इस चैप्टर में हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस आपने लास्ट सेशन में देखे थे, जैसे राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल्स ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है ना, तो आपने बोला कि सबसे पहले चाइना रोज की पेटल्स से हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे उसका, यानी कि जो पेटल्स हैं वो पंखुड़ियां जो हैं उन पंखुड़ियों को हम गर्म पानी में सोक करने के लिए रखेंगे, जिसके बाद उसमें उनका जो पंखुड़ी का कलर है वो गर्म पानी में आ जाएगा। फिर उसको हम जो एक्सट्रैक्ट है उसको एज एन इंडिकेटर आप लोग यूज करेंगे और देन किसी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज शो करेगा। ठीक है ना, जहां पर आपने बोला कि कोई जो एसिडिक सोल्यूशन है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर मजेंटा या डीप पिंक कलर देगा, और वहीं पर जो बेसिक सोल्यूशन है या क्षारीय विलयन जो है वो हरे रंग के हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका था नेम 3 एसिड्स यूज्ड इन द लैबोरेटरी। प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले 3 अम्लों के नाम आपको बताने थे। तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल की बात हम लोग करते हैं HNO3। तो ये तीनों एसिड यहाँ पर लेबोरेटरीज में यानी प्रयोगशालाओं में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे आपके एसिड्स होते हैं। तो ये आपके 3 मुख्य अम्ल हैं। देन नेम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, सॉल्ट के प्रकार बताने थे आपने, 3 प्रकार के लवण, और उनके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देने थे। तो लवण 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अम्लीय हैं, क्षारीय हैं और उदासीन है। ठीक है ना, उदासीन में जहां आपने सोडियम क्लोराइड देखा था एसिडिक सॉल्ट, यानी अम्लीय जो लवण होता है वो अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारीय लवण आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद व्हाट इज अ सॉल्ट, नेम एनी सॉल्ट एंड गिव देयर फॉर्मूला। ओके, सॉल्ट के बारे में बताना था कि लवण क्या है, और नेम एनी सॉल्ट, किसी एक लवण का नाम बताना है, एंड गिव देयर फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी आपको देना है। तो आपको पता है सॉल्ट कहाँ फॉर्म हो रहा था? आपने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हो रही है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद था वो एक लवण था, उसके अतिरिक्त जल भी वहां पर उत्पन्न हो रहा था। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बनने वाला जो उत्पाद है उसको लवण कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो सॉल्ट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है, यानी कि अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर उदासीन जो अम्ल है उसका हमने एग्जाम्पल देखा था, सोडियम क्लोराइड जिसे कह रहे थे, और उसका फॉर्मूला NaCl होता है, मैंने आपको नोट करवाया था। ठीक है, then after carrying out the neutralization reaction the test tube immediately found to be somewhat hot, explain why। तो जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में लवण और जल तो आपका उत्पन्न होता ही है। ठीक है, क्या बोला? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जिसमें लवण और जल उत्पन्न होते हैं। लवण और जल के अतिरिक्त वहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और वही ऊष्मा जो रिएक्शन मिक्सचर को गर्म कर रही है, रिएक्शन मिक्सचर क्या है? अम्ल और क्षार को जो मिला करके बना है उसको रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है। तो वो गर्म होगा और उससे सटी हुई, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है ना, तो मिक्सचर आपका गर्म होगा तो टेस्ट ट्यूब की दीवार भी गर्म होंगी, यानी टेस्ट ट्यूब भी आपकी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको टेस्ट ट्यूब कैसी लगती है? थोड़ी गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो आपको गर्म प्रतीत होती है। ओके, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड or evolve. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. Therefore, if we touch the test tube immediately after the neutralization reaction, it is found to be hot. ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जा रही है, जिसके बाद सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इज ऑल्सो इवॉल्व। ठीक है, नेम 3 बेसेस यूज्ड इन द लैबोरेटरी विद देयर फॉर्मूले। ओके, 3 क्षार के नाम बताने जो प्रयोगशालाओं में उपयोग में आते हैं, और साथ ही उनका फॉर्मूला भी देना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका एक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी आपका बेस है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड की जैसे आपने बात की थी, बेसिस विच आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरी एज बिलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड आप सॉल्ट में पढ़ते हैं, लवण में, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका मार्क ट्रू एंड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स, यानी कि आपको टी लिखना है, टी यानी ट्रू के लिए आ रहा है, यानी सत्य लिखना है अगर जो स्टेटमेंट कथन है वो सही है। अगर वो गलत है तो उसके लिए आप एफ यानी कि फॉल्स का यूज करेंगे, ओके। फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बताइए, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नाइट्रिक अम्ल रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो आपका जो अम्ल होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे, बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, ओके। और बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट होगा और वाटर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी आपकी। फोर्थ आपका इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which shows different color in acidic and basic solutions। इंडिकेटर यानी कि सूचक ऐसे सब्सटेंस हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग देते हैं, तो ये करेक्ट है यानी ट्रू है। और टू कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये वाला आप बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था। चलिए नाउ क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग लिटमस पेपर। व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस यूजिंग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का प्रयोग करके आप एसिड और बेस के लिए क्या परीक्षण लगाते हैं, तो क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड व्हाइल बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ओके। क्या हो रहा है, जो अम्ल होते हैं हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमने कितने सारी पिक्चर से, जीआईएफ से, इमेजेस से समझा कि जो अम्ल है हमारे वो नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल कर रहे हैं, यानी नीला कलर का लिटमस पेपर है, कोई विलियन है उसमें आपने उसको डुबोया और डुबोने पर जब बाहर निकालेंगे तो लिटमस का रंग आपको लाल दिखाई देगा, तो ब्लू लिटमस यानी नीला जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो गया, लाल हो गया। तो किसके कारण हुआ, जब आपने उसको सोल्यूशन में डुबोया, और सोल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वहीं आपने एक लाल रंग के लिटमस पेपर को एक विलियन में डुबोया और डुबाने पर वो अगर नीला हो जाता है, इसका मतलब वो विलियन कैसा है, क्षारीय होगा, यानी कि कोई बेस होगा, ओके। तो बस यही आपको बताना है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस यूजिंग लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर का प्रयोग करके अम्ल और क्षार के लिए क्या परीक्षण होता है, ये आपको बताना है, ओके। चलिए नोट करिए। प्रश्न लिखिए। लिटमस के प्रयोग से अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का परीक्षण क्या है, ठीक है। या परीक्षण कैसे किया जाता है, किसी भी तरह से प्रश्न आ
क्या प्रश्न कैसे आ सकता है? अम्लीय व क्षारीय विलयन के लिए लिटमस परीक्षण क्या है? ठीक है, चलिए आंसर लिखिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार या क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। What name is given to those substances which do not change the color of either red or blue litmus paper? ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है? ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे पदार्थों को आप क्या नाम देंगे जो कि नीले और लाल लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते? यानी कि रेड लिटमस पे डाले जा रहे हैं, नो इफेक्ट, नो चेंज, और ब्लू पे डाले जा रहे हैं तब भी नो चेंज एंड नो इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्रभाव, आपने सोल्यूशन लिया और उस सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला, एज इट इज बाहर निकला, लाल ही रहा। नीला लिटमस पेपर डाला, वो भी एज इट इज रहा, यानी कि ब्लू का ब्लू ही रहा। ठीक है ना, तो कौन से सोल्यूशंस होते हैं? तो आपने बोला था मैम, उदासीन जो विलयन होते हैं यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस, वो किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहेंगे, यानी कि उदासीन विलयन इन्हें कहा जाएगा। ठीक है ना, सो the solutions or substances which do not change the color of either red or blue litmus paper are neutral. Okay, ऐसे विलयन जो किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन विलयन। ओके, चलिए नोट करिए प्रश्न। ऐसे लिटमस पेपर, ऐसे पदार्थ जो नीले तथा लाल दोनों लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते, उन्हें क्या नाम दिया गया है? ठीक है ना, तो क्या नाम दिया गया है? उदासीन। ठीक है, तो यानी कि क्या समझे? उदासीन किसी भी आपके
लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ टू इंडिकेटर विच अकर नेचुरली। ओके, आपको बताना है प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं ऐसे दो इंडिकेटर यानी दो सूचकों को आपका सूचकों का आपको नाम बताना है। ठीक है ना, यानी कि क्या समझ आया? आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, बोला कुछ तो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर चेंज कर रहे हैं जब भी वो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर है? फिर आपने बोला हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी ऐसे सूचकों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति में पाए जा रहे हैं या प्राकृतिक रूप से हमें मिल रहे हैं। तो वहां पर आपने लिटमस की बात की, चाइना रोज की बात की थी, और टर्मरिक यानी हल्दी की आप लोगों ने बात की थी। यानी इन तीनों के बारे में हमने वहां पर पढ़ा। तो ये तीनों ही आपके क्या थे? नेचुरल इंडिकेटर थे, यानी प्राकृतिक सूचक थे। देखो सूचक मैंने आपको बार बार बताया, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगा हुआ है, हमें सूचना दे रहा है कि गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में कौन सी साइड में आपका मुड़ने वाली है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, वैसे ही साइंस में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में, जो कि क्या कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता रहे हैं कि दिया गया जो विलियन है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी। क्लियर है? क्योंकि हर बार हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि मैम खट्टा है तो अम्ल है, कड़वा या कसैला है तो क्षार है, क्योंकि लैब में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको टच भी नहीं करना है। ठीक है ना, यानी बेयर हैंड से बिना ग्लव्स पहने आपको उनको टच नहीं करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। तो फिर उनकी प्रकृति का पता हम कैसे लगाएंगे? तो उनकी प्रकृति, उनके नेचर के बारे में पता करने के लिए हमें इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं को सूचक बोला जा रहा था, इंडिकेटर बोला जा रहा था। उन्हीं में से नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताने हैं आपको, कोई भी दो। ओके, तो कोई भी दो बता लीजिए, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, यानी हल्दी, और जो गुड़हल का फूल आप बार बार पढ़ रहे हो, वो दोनों आपके क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ओके, चलिए प्रश्न लिखिए। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। ओके, और किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे? हल्दी और गुड़हल। ठीक है ना, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है,
शॉर्ट आंसर टाइप में हम देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टमाटो। ठीक है ना, लेमन जूस नींबू का रस जो है उसमें प्रेजेंट है आपका एसिड, आपको बताना है, एंड टमाटो में। अभी आपने बोला खट्टे हैं सारे तो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने बोला था कि अम्ल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कुछ पदार्थों में हमने अम्ल देखा था कि कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है। सो क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस एंड टमाटो। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है और लेमन जूस जो है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेमन जूस सिट्रस फैमिली का सिट्रिक एसिड है और टमाटो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न लिखिए। नींबू का या नींबू के रस तथा टमाटर में उपस्थित अम्लों के नाम लिखिए। तो नींबू का रस सिट्रस फैमिली बोला जाता है, ये सारे सिट्रस फैमिली में आते हैं आपके। तो नींबू के रस में, नींबू का रस जो है उसमें सिट्रिक अम्ल, सिट्रस फ्रूट भी आपने सुना होगा ना, तो वो सिट्रिक एसिड से ही नाम आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही आपने बहुत सारे पदार्थ देखे थे और उनमें उपस्थित अम्ल, जैसे एप्पल में बोला था मैलिक एसिड आपका प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विनेगर सिरका के लिए हमने बोला था, उसमें क्या है, कौन सा एसिड है आपका, एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे आपके पदार्थ थे और उनमें उपस्थित अम्लों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू क्योर द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओके, क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग हो जा रही है, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, या कभी कभी स्टमक में किसी के भी, ठीक है, हमारे किसी के भी स्टमक में यानी अमाशय में, सामान्य भाषा में बोले तो पेट में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खाने से इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन का मतलब क्या है, खाने का डाइजेस्ट ना होना, यानी कि वो उसका पाचन नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है खाना। ठीक है, और आप लोग नाम देते हैं एसिडिटी की, क्या हो गया, एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी क्या है, एसिडिटी वर्ड आ रहा है एसिड से, दैट मीन्स कि एसिड की मात्रा वहां पर बढ़ गई है, अम्लता भी जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, आपने बोला। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कोई बेस करेगा, ऑब्वियसली बात है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी, जिसमें आपने बोला कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करना है या कम करना है, तो उसके लिए कोई क्षार लिया जाएगा। तो अम्लता की स्थिति में कोई क्षार हम लोग लेते हैं, और जो क्या करेगा, वो डिस्कम्फर्ट जो आ रहा है इंडाइजेशन की वजह से उसको क्योर करेगा, यानी कि ठीक करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, जैसे आपने एक प्रश्न पहले भी पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा, तो वो एसिडिटी वाली स्थिति आ गई आपकी, वो वाली कंडीशन है। उस कंडीशन में फिर कोई बेस लिया जाएगा जो एसिड के एक्सेस इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और कम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई बेस लिया जाएगा, जैसे एमओएम की बात हम लोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि आपका क्या है, एक बेस है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड
in stomach. Okay, so milk of magnesia which contains magnesium hydroxide जो कि आपका एक बेस है, is used to neutralize the effect of excessive acid in stomach. Okay, चलिए हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे अपाचन की स्थिति में कौन सा पदार्थ लिया जाता है? या पाचन की स्थिति को कौन सा पदार्थ आपका ठीक करता है? उत्तर लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्या है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्षारीय प्रकृति का, ठीक है ना? क्योंकि क्या है अपाचन की स्थिति का मतलब अम्लता होना, यानी एसिड अम्ल की मात्रा वहां पर बढ़ गई है, ठीक है ना, एसिडिटी हो गई है। तो भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कोई बेस करेगा, क्षार करेगा ना, तो क्षार एसिड से रिएक्ट करके आपका क्या कर देगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? जहां पर आप देख रहे थे कि न्यूट्रलाइजेशन आपको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने बोला इनडाइजेशन की स्थिति में भी हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जहां पर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, फिर कोई बेस लिया जा रहा है यानी क्षार लिया जा रहा है, और उस एसिड के एक्सेसिव इफेक्ट को यानी कि अधिक प्रभाव जो हो गया है अम्ल का वहां पर, उसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि उदासीन कर रहा है। क्लियर है? बोलो भाई। तो आज के सेशन में हमने जितने भी प्रश्न किए वो समझ में आए सभी को? ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।